हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सिविक्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को सभी लोग ध्यान लगा के देखिए और यह वीडियो कक्षा 10 यानी जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप अन्य किसी भी बोर्ड में पढ़ाई करते हुए उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। और जो हमारे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा साबित होगा। तो आप सभी लोग मिल कर के इसे देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें। क्योंकि साथियों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इसे तैयार करने में देख सकते हैं इसको टाइप करने में बहुत समय लगा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 2 संघवाद, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1। तो अब संघवाद क्या है? अब संघवाद के प्रकार, पहले हम संघवाद की परिभाषा बताएंगे। जिसमें देश की अवयव शक्तियों और केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं। देख सकते हैं बहुत सिंपल भाषा मैंने तैयार किया हूँ, एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सीधे सीधे आपके दिमाग में जाएगा, पढ़ लेंगे पूरा। तो अब देखिए, संघवाद में शक्तियों का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच। देखिए अब नेक्स्ट, स्थानीय सरकारों के बीच होता है। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत और विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसे में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब क्या है आगे, संघात्मक शासन के लक्षण। संघात्मक शासन के लक्षण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट देखिए, अब संघवाद के प्रकार क्या हैं? 7 आकार संघ बनाना, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। 2 या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिकी। अब साथ लेकर संघ क्या है? साथ लेकर संघ में आता है क्या? साथ लेकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत, जापान। नेक्स्ट चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा गया है ये नोट्स। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सब समझ जाएंगे आप लोग, इसे देख लेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, न कि संघवादी राज्य। भारतीय संविधान 3 आधारों पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी भारतीय संविधान में 3 आधारों पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नंबर 1 क्या है? विधायी संबंध। नंबर 2 प्रशासनिक संबंध। नंबर 3 और वित्तीय संबंध। देख सकते हैं। अब आगे क्या? नंबर 1, एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी
के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं इनमें तीनों सूचियों में इन तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 क्या है? संघ सूची। संघ सूची का मतलब है केंद्र सरकार। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, समाचार और मुद्रा यानी पैसा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। पहले इसमें 57 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। नेक्स्ट अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब राज्य सूची क्या है? राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। पहले इसमें 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। अब आगे क्या है? तो नंबर 3 समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारों जैसे वह विषय है जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार चलिए अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले ली हूँ। चलो, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों को ही है। दोनों जब मिल काम करेंगे, समवर्ती सूची में दोनों काम करते हैं ना, ये ध्यान देना है आपको। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होगा। इससे पहले 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 52 विषय है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबर 2। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। नंबर 3। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित। चलिए इसके बाद लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, बहुमत में पारित होना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। नंबर 4। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा
करने का अधिकार है। चलिए यहाँ तक इसी साथ ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए साथियों, अब आगे क्या है, भाषाई राज्य। भाषाई राज्य कैसे है, भाषाई यानी भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका अक्टूबर 1953 में गठन किया गया। यानी 1953 में गठन किया गया था किसका, आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य में पहला है। अब इसके बाद नंबर 1, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। नंबर 2, नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। नंबर 3, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। नंबर 4, केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जिसका, हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। नंबर 5, प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ है। 6, कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व नृजातीयता की विविधता को रेखांकित एवं महत्व देने के लिए किया गया। नंबर 7, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। आज़ादी के पश्चात भारत सरकार ने राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 में की। 1950 में पहले राज्य, फिर से देख लीजिए, आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 में की। 1950 में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। अब भाषा नीति क्या है, किसी विशेष भाषा तथा भाषाओं के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई नीति भाषा नीति कहलाती है। अब 1 नंबर में क्या है, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। अब नंबर 2, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी, नेक्स्ट अब करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। नंबर 3, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे 22 भाषा कौन कौन सी हैं, हिंदी, बंगाली, असमिया, बोडो, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, संथाली, संस्कृत, पंजाबी, ओड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मिथिली, कश्मीरी, कन्नड़ा, कोंकणी, इतनी भाषाएं को मान्यता कब दी गई, 22 भाषा, यानी किसमें, अनुसूची 8 में, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है ना। अब आगे क्या है, नंबर 4, केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। चलिए अब नेक्स्ट, अब 5 नंबर में क्या है, राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 हम देखिए, सॉरी क्वेश्चन क्या नंबर है, नंबर डाल लीजिए। अब 6 में क्या है, नंबर 6, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। नंबर 7, तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अब नेक्स्ट क्या है, 8, अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। अब नेक्स्ट नंबर 9, राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। नंबर 10, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। चलिए अब यहाँ भी एक प्रश्न है एनसीईआरटी का संघवाद। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आगे, केंद्र सरकार क्या है, केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं। केंद्र राज्य संबंध से तात्पर्य किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में संघवादी केंद्र एवं उसकी इकाइयों के बीच आपसी संबंधों से होता है। स्वतंत्रता के बाद तो यह संबंध अधिक संवेदनशील रहे हैं, फिर विषय चाहे भाषाओं की पहचान, आसमान, विकास और राज्यों के गठन का हो, ये सभी केंद्र राज्यों की संबंधों की सीमा में आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, नंबर 1, सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। नंबर 2, काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। नंबर 3 क्या है, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। चलिए नेक्स्ट नंबर 4, यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। नंबर 5, इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। अब नेक्स्ट क्या 6 नंबर, इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण, चलिए देखिए आगे, इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना पड़ा। केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस
प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। अब आगे क्या हुआ? दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत बनाया गया। चलिए भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? ग्राम योजना के उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को यह अवसर प्रदान करना कि वह अपने हितों से जुड़े सामाजिक आर्थिक विषयों पर खुद विचार करें एवं गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाएं। अब ग्राम पंचायत क्या है? 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हो गए, यानी जिला पंचायत शामिल होंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 5 साल की अवधि पर चुनाव कराए जाते हैं तथा पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव या अवधि के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं। अगर कोई प्रधान इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? 6 महीने के बाद वो सीट पे फिर चुनाव हो जाएगा। अब इसका कितना वर्ष होता है कार्यकाल? 5 वर्ष। अगर जनता के हित में ठीक से काम करता है जनप्रतिनिधि जिसे आप चुनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं काम करते हैं जनता के हित में, उसको 5 साल बाद जनता कुर्सी से नीचे उतार देती है। इसमें पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। अब आगे क्या है? नंबर 1, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। नंबर 2, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और तथा पदाधिकारियों के अनुचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। 3, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नंबर 4, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अपने निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अब यहाँ तक तो हो गया था। स्थानीय को देना, यहाँ तो हो गया था ना। यहाँ तक हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे जो है क्षैतिज वितरण क्या है? क्षैतिज वितरण क्या है? विधायिका कानून का निर्माण करती है। विधायिका देश के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार कानून बनाती है। ऐसे क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों क्या हैं? विधायिका के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखते जाइए पूरा, आपको यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया गया है। इसको मैंने ऐसा बनाया है कि सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट है क्या? कार्यपालिका यानी कानून का क्रियान्वयन सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करती है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाह। नेक्स्ट क्या है? कार्यपालिका हो गया। कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का नौकरशाह। अब इसके बाद नंबर 3, न्यायपालिका कानून की व्याख्या, कानूनों की व्याख्या और न्याय देने का कार्य करती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यायपालिका कानून की व्याख्या, कानूनों की व्याख्या और न्याय देने का कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिला व सत्र न्यायालय इसमें के अंतर्गत आते हैं, न्याय जहाँ मिलता है। अब ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है?
इसमें केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार राष्ट्र राज्य की सरकार होती है। यह एकात्मक राज्य की विशेषता है। केंद्र सरकार की संरचना देश के अनुसार बदलती रहती है। नंबर 2, राज्य प्रांतीय सरकार। संघीय सरकार के रूप में किसी देश या प्रांत की स्थानीय सरकार होती है जो राष्ट्रीय सरकार के साथ अपनी शक्तियों को साझा करती है। चलिए इसकी मिसाल ले लीजिए इसका। नेक्स्ट यहाँ भी दिया हुआ है, देखो फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। संघीय सरकार के रूप में किसी देश या प्रांत की स्थानीय सरकार होती है जो राष्ट्रीय सरकार के साथ अपनी शक्तियों को साझा करती है। नंबर 3, स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या जिला पंचायत कहते हैं। अब आगे क्या है, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। इसका गठन संविधान के 74वें संशोधन 11वीं अनुसूची में किया गया, जिसमें 18 विषय हैं। ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव में, चलिए अब आगे क्या हम बताते हैं, इसके साथ ले लीजिए। 11वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें 18 विषय हैं। ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। अब आगे क्या है, यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होती हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ पे है, यह पूरे पंचायत के लिए यहाँ से है। देखिए अब आगे, यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। अब पंचायत समिति क्या है? स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। यानी इसके अंतर्गत कौन आता है? ब्लॉक प्रमुख। आगे जो जिला पंचायत होता है उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य आते हैं और फिर इसमें बीडीसी भी आते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जिला परिषद क्या है? जिला परिषद किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उसे जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। अब नगर निगम क्या है? नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण। नगर निगम, चलिए इसके साथ ले लीजिए इसका। नगर निगम साथियों क्या होता है? इस प्रकार नगर निगम है ना, तो इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है
बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं, यानी जहाँ अधिक जनसंख्या है वहाँ मेयर कार्य करते हैं। तो साथियों, ये वीडियो जो है हुआ पूरा, वो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं। अब एक प्रश्न बच रहा है, चलिए मैं इसको नोट करा देता हूँ। देखो, रुक जाओ। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल शॉर्ट में। तो सभी लोग साथियों, यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था, तो अच्छा तो ज़रूर लगा होगा है। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पर 1000 कमेंट, 1000 लाइक आप लोगों से चाहिए, क्योंकि 1000 का टारगेट मैंने रखा है। तो साथियों, यह वीडियो हो पूरा। अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।